नमस्कार बच्चों, गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। मैं ऋषिपाल आज आपके लिए फिर एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आज जो है हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, वर्ण विचार पर चर्चा करने से पहले हम जो है व्याकरण के बारे में जान लेते हैं। व्याकरण क्या होती है, यानी व्याकरण जो है किसे कहते हैं। बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चों, व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, ये चार अंग होते हैं जिसमें से आज हम जो है वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले देखिए, जब हमारे मुख से कोई भी ध्वनियां निकलती हैं, उन ध्वनियों को जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो वर्ण बन जाता है। वो यानी मौखिक रूप जो हम बोलते हैं उसको हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो यानी वर्ण बन जाता है। यानी वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। और ध्वनि क्या है बच्चों? ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। बच्चों, यानी वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, वर्ण विचार, वर्ण विचार, इसके अंतर्गत बच्चों हम स्वर और व्यंजन का अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार के अंदर सबसे पहले देखो बच्चों, स्वर और इसका सेकंड जो भेद है वो है व्यंजन। ये वर्ण विचार के भेद हैं। बच्चों देखिए, उससे पहले हम जो है हमारे मुख विवर के बारे में जान लेते हैं। हमारे मुख विवर से अनेक जब ध्वनियां उत्पन्न होती है, अनेक भागों से ध्वनियां जो है टच होकर आती हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी ध्वनि जो है वर्ण के रूप में उत्पन्न होती है। बच्चों देखो, सबसे पहले जैसे ये हमारा मुख विवर है, मान लीजिए ये है। बच्चों, जैसे ये हमारा मुख विवर है, अब इसमें सबसे नीचे का जो भाग होता है इसको बच्चों हम कंठे कहते हैं, यानी कंठ, इसको हम कंठे कहते हैं। कंठ से ऊपर का जो भाग होता है, बिल्कुल आप जीभा को अंदर अपने मुख में टच करके देखेंगे, बिल्कुल नाजुक भाग जो होता है उसको हम तालु कहते हैं, तालव्य, यानी उसको हम तालव्य या तालु कहते हैं। उसके बाद जो उससे ऊपर का भाग होता है बच्चों, जो ऊपर का भाग होता है उसको हम मूर्धा कहते हैं। यानी वो ये जो भाग होता है वो कठोर होता है और खुरदरा होता है, यानी इसको हम मूर्धा बोलेंगे। इसके बाद बच्चों आता है दंत्य, यानी इस भाग को हम जो है दंत्य बोलेंगे। और नेक्स्ट जब कोई ध्वनि बाहर निकलती है, यानी होठ, सबसे आगे के भाग को जो है हम बच्चों होठ बोलते हैं, ओष्ठ्य। इन पांचों की बच्चों हमारे मुख विवर में बहुत ही अहम भूमिका होती है। बच्चों, अब हम बात करते हैं स्वर की। सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं?
वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके वह यानी स्वर क्या होते हैं, स्वर अपने आप में जो है स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता जो है नहीं होती। इनकी संख्या बच्चों 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ। बच्चों देखो इनकी संख्या जो है 11 होती है। यदि हम मात्रा के आधार पर कहें तो मात्रा के आधार पर इनकी संख्या जो है यानी मात्राओं की संख्या इनकी 11 स्वरों की 10 मानी गई है, क्योंकि अ वर्ण की कोई भी मात्रा नहीं होती। उच्चारण की दृष्टि से भी स्वरों को जो है 10 माना गया। देखिए बच्चों इसमें जो री का प्रयोग है बच्चों, देखिए जो हमारा री है इसको हम तत्सम शब्दों में जो है प्रयोग करते हैं। बच्चों तत्सम शब्द क्या होते हैं? देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चों? तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो हमारी सीधे यानी संस्कृत भाषा से जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते आए हैं बच्चों, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए री का प्रयोग संस्कृत में होता है, तत्सम रूप में होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो स्वर के भेदों की, तो स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है तीन भेद हैं बच्चों, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 इसके भेद हैं। अब देखिए एक एक के बारे में हम जो है जान लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों इसमें ऋषभ। ऋषभ स्वर क्या होता है बच्चों? जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, इनको हम जो है हमारे मूल स्वर भी कहते हैं। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और रे। इनकी संख्या बच्चों 4 होती है। इनको ऋषभ स्वर बोलने में बहुत कम समय जो है इसमें लगता है। उसके आगे बच्चों देखिए आता है दीर्घ स्वर। इनकी संख्या बच्चों 7 होती है। इनको बोलने में जो है हर्षव से 2 गुना समय लगता है। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं एक मात्रा का समय, यानी जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन सी है बच्चों? देखिए आ, ई यानी जिसको हम बड़ी ई भी बोलते हैं, उ बड़ा उ, उसके बाद आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है बच्चों, इनकी संख्या जो है 7 होती है। अब इसमें भी देखिए बच्चों, देखो हम जब बोलते थे, पहले जब हम पढ़ते थे तो क्या बोलते थे?
छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब इसमें देखो बोलने में ये छोटा है, लेकिन है क्या ये? दीर्घ स्वर। बोलने में हम छोटा कह सकते हैं, लेकिन है क्या है ये? दीर्घ स्वर। उसके बाद बच्चों आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है बच्चों? देखिए, प्लुत स्वर जो होता है इसका प्रयोग जो है हर्षव स्वर से 3 गुना इसमें बोलने में जो है समय लगता है, या 3 से अधिक भी लग सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः यदि हमने कोई संवाद बोलना है, नाटक में रोल करते समय किसी को संबोधन करना है, रोते समय, किसी को पुकारते समय प्लुत स्वर का जो है प्रयोग होता है। बच्चों देखिए, जैसे ओम, इसका जो सिंबल है, यानी इसका जो निशाना है हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के एस की तरह है। हे राम, हे राम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा स्वर के जो है 3 भेद थे, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे व्यंजन की। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं, या व्यंजन क्या होते हैं? बच्चों, व्यंजन यानी जिनका उच्चारण करते समय हमें अन्य स्वरों की सहायता होती है, या जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से जो हवा निकलती है वो कहीं ना कहीं टच होकर निकलती है, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या बच्चों 33 है, 33। इनको वर्गीय व्यंजन भी जो है कहा गया है, क्योंकि इनको 5 वर्गों में बांटा गया, 5 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इन्हें वर्गीय यानी व्यंजनों को हम 5 वर्गों में जो है बांट सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अब बात करते हैं हम व्यंजन के भेदों की। बच्चों, व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, सेकंड पे आता है अंतस्थ व्यंजन, थर्ड पे आता है बच्चों ऊष्म व्यंजन। इसके 3 भेद हैं बच्चों। व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन कहते किसे हैं? ठीक है बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श क्या होती है? जब हमारे मुख विवर से हवा जो है हमारे मुख विवर से किसी ना किसी भाग को टच करती हुई निकलती है। देखो, व्यंजन किसे कहते थे? व्यंजन जो है उनका अपना कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता, वो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर के अंदर कहीं ना कहीं हवा जो है टच करके बाहर निकलती है। कहीं कंठ को, कहीं तालव्य को, कहीं मूर्धा को, कहीं दंत को और कहीं ओठ को। इस प्रकार से बच्चों देखिए, स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन जो है कहते हैं। इसके अंदर 5 वर्ग हैं। क, ख, ग, गह, अंग, च, छ, ज, जह, या, ट, ठ, ड, डह, अण, त, थ, द, दह, न, प, फ, ब, बह, म। बच्चों देखो, ये 5 वर्ग हैं जिसको हमारा ये
पहले वर्ण के नाम पे ही पहले वर्ग का यानी प्रत्येक वर्ग का जो है नाम पड़ा। जैसे क, कैसे हमारा बन गया कवर्ग। च, जैसे चवर्ग। ट, टवर्ग। त, तवर्ग। प, पवर्ग। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं को हम जो है यहां से अब चलें, कहते हैं कंठ्य कवर्ग यानी कंठ्य कंठ्य व्यंजन। चवर्ग तालव्य व्यंजन। टवर्ग मूर्धा। तवर्ग दंत्य। और बच्चों पवर्ग ओष्ठ्य। अब देखो बच्चों इनका नाम कैसे पड़ा, यानी जब हम कवर्ग का उच्चारण करते हैं क ख ग गह अंग, हमारी जो हवा है, हवा का प्रेशर जो है गले पर पड़ता है, इसलिए इसको कंठ्य कहा गया है। तालव्य जब हम च छ ज यहाँ का उच्चारण करते हैं तो इसका हवा का जो प्रभाव है वो तालु पर। टवर्ग का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है ट ठ ड मूर्धा को टच करती है। और दंत्य जब हमारी जीवा जो है दांतों को टच करती है। और ओष्ठ्य जब किसी भी वर्ण का जो उच्चारण है हम होठों के माध्यम से जो है करते हैं, इसलिए इसको ओष्ठ्य व्यंजन कहा गया। बच्चों अब आप देखिए, इससे आगे की बात हम करते हैं। अब इसके अंदर हमारे ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों को बच्चों हम पंचम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण या नासिकीय व्यंजन। पंचम वर्ण या नासिकीय व्यंजन इनको कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जो है नाक से होता है बच्चों, इसलिए इनको नासिकीय व्यंजन जो है कहा गया है। उसके बाद इसमें दो व्यंजन हो रहे हैं हमारे, ये इनकी संख्या जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी टोटल संख्या 25 थी। बच्चों देखिए दो वर्ण और हैं जिनको हम ढ और ढ के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां पर भी ये वर्ण है, इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें कोई बिंदु नहीं लगा है और इनके नीचे बच्चों बिंदु लगा है। यहां पर देखिए ये भी ऐसे ही है, इसके पीछे बगल में पीछे जो है बिंदु लगा है। इन तीनों में यही अंतर है। इसको बच्चों क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके अतिरिक्त इसको कहते हैं गौण व्यंजन। इसको बच्चों कहते हैं गौण व्यंजन। इसका प्रयोग ढ और ढ का जो प्रयोग है वो किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। यानी कोई भी शब्द जब बोला जाता है तो उसके प्रारंभ, यानी कोई भी शब्द इन वर्णों से प्रारंभ नहीं होता। इनका प्रयोग जो है बीच में हो सकता है या पीछे हो सकता है। जैसे पढ़ाई शब्द है बच्चों, पढ़ाई, देखिए इसमें बीच में इसका प्रयोग हुआ है, पहले नहीं। इसका जो ये ढ है हमारा, जैसे डर, इसका प्रयोग हम जैसे डर प्रारंभ में है। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। इनका प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं कर सकते, या हम बीच में कर सकते हैं या अंत में कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम किसी भी शब्द के प्रारंभ में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए ढ और ढ का जो प्रयोग है ठेठ देसी भाषा में किया जाता है। हमारा जो खड़ी बोली का जो हमारा रूप होता है, हमारी खड़ी बोली का कर्कश रूप, हरियाणवी भाषा, जैसे मैंने अभी आपको बोल के सुनाया पढ़ाई, पढ़ाई एकदम से हमारी जीवा जो है मूर्धा को टच करेगी और झटके के साथ जो है नीचे आकर गिरेगी। ठीक है बच्चों, इसलिए ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, गौण व्यंजन है। इन व्यंजनों का जो प्रयोग है वो बहुत कम होता है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इन व्यंजनों के अतिरिक्त हमारे आगे ये तो थे अभी 5-5, प्रत्येक पंक्ति में 5-5 वर्ण थे जिनकी संख्या हमारे 25 थी। उसे आगे आती है जिस पंक्ति में 4-4 वर्ण भी हैं। देखो जैसे य, र, ल, व, स, श, श और ह। अब इनको कैसे बच्चों हम जानेंगे? देखिए इनको बोलते हैं य, र, ल, व। बच्चों स्पर्श व्यंजन के बाद हमारे ये 4 जो हैं अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। और उसके बाद हमारे ये 4 जो हैं ऊष्म व्यंजन है जिनको हम स, स और ह। बच्चों आज के लिए हम हमारे फर्स्ट पार्ट में इतना ही करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इन अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों का जो है डिटेल में जो है जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, नमस्कार।